हे एवरीबॉडी, अगर आप लोग सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हैं गुड नून, और शाम को देख रहे हैं गुड इवनिंग, रात में देख रहे हैं गुड नाइट। मैं आप सभी से बहुत 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 क्षमा चाहता हूं कि मैंने एक होप उम्मीद जगा करके कि मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा और उसके बावजूद भी अभी एब्सेंट चल रहा हूं। लंबे समय से मैं क्लासेस यूट्यूब पे नहीं ले पा रहा था। इस सभी चीजों के लिए बहुत 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 दिल से क्षमा चाहता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था जिसमें मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो को सेटअप नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी चीजें सफर कर रहा था इन चीजों को लेकर के। मैं उन तमाम चीजों को तो डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, ये जरूर बताने वाला हूँ और इतना जरूर बताऊंगा कि अभी मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, सब कुछ सेटल कर लिया है। नाउ आई एम रेडी विद माई लिटिल इक्विपमेंट्स। आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास अभी मैंने बोर्ड भी अरेंज कर लिया है, सारी चीजें मैं अरेंज कर लिया हूँ। और मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें अपडेट करने की जरूरत है, बट इट टुक टाइम। कोई नहीं, हम लोग जो चीजें हैं, जितनी चीजें हैं, उन्हीं चीजों के साथ अगेन रॉक करने के लिए रेडी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस बार बोर्ड है, मैं उन सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जैसी चल रही है आप उसे आगे कंटिन्यू करिए, आगे उसमें बिल्कुल भी बाधा नहीं बनने दीजिए। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि जो भी संभव हो सके, स्पेशली इन साइंस और स्पेशली इन एसएसटी, मैं कोशिश करूंगा कि 10th एग्जाम से पहले मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं, जिससे आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बायोलॉजी में, आज मैं आप लोगों को बायो का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। साइंस के अंदर मैं बायोलॉजी आपको लेकर के आज चलूंगा। स्पेशली बायो के अंदर मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से शुरुआत नहीं करने वाला हूं। मेरा जो पहला चैप्टर शुरू होने वाला है वो सेकेंड चैप्टर से शुरू होने वाला है बायो के अंदर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चा लोग, मजे की बात तो ये है कि आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत मन लगा के पढ़ा होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर चीजों को कंडक्ट किया है, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन माध्यम के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कैसे ये रिस्पॉन्ड करता है, किस किस तरीके से इन चीजों के बारे में हम लोग काम करते हैं और कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो बच्चा लोग, कहानी ऐसी है कि जब हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसको करने के बाद हम जिंदा रह सकते हैं, यानी विच ऑफ द एक्टिविटीज या व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन मेक आवरसेल्फ अलाइव, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन भी होता है। इन चार एक्टिविटी को मिलाने के बाद कोई भी इंसान जो है या कोई भी बॉडी जो है वो अलाइव हो सकती है, जिंदा हो सकती है, वो सरवाइव करने की कंडीशन पे आ सकती है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई लिविंग बॉडी है, कोई ऐसी बॉडी है जो जिंदा है, जो अलाइव है, लिविंग बॉडी है, अगर उसकी बॉडी के अंदर, वैसे तो जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेवरल ऑर्गेन है, बहुत सारे ऑर्गेन है जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, इन सभी चीजों के बहुत सारे ऑर्गेन है और उनका अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमारा लंग्स होता है, हमारे स्टमक का काम हमारे फूड को डाइजेस्ट करना होता है, हमारे इंटेस्टाइन का काम होता है उस डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्प्शन का काम करना। वैसे ही बच्चों, जब हमारे ऑर्गेन्स बहुत सारे काम को फंक्शन करने लगते हैं तब जरूरत पड़ती है हमारे ऑर्गेन के बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप करने की, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स अवेलेबल है उन ऑर्गेन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप करने की जरूरत पड़ती है जब हम बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि जब हमें कोई चीज पहली स्टेप की आ जाती है तब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। हमने पहले अपने आप को जिंदा कर लिया, when we got alive
देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अब हमारे ऑर्गन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन होना, एक कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है कि हमारे किस ऑर्गन को कितना फंक्शन करना है, किस रेट में फंक्शन करना है, और उस रेट के फंक्शन होने के बाद क्या क्या चीजें होने वाली है, इससे हमारी बॉडी पे क्या असर होने वाला है। आज हम लोग उसको इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले। तो आज सबसे पहले आपने जो सीखने की कोशिश करनी है कि वो क्या सीखनी है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर, यानी इन आवर बॉडी, हाउ कैन वी मेक अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना कि हर ऑर्गन मिल करके एक दूसरे ऑर्गन को हेल्प करे और हमारा ऑर्गन या हमारी पूरी की पूरी बॉडी सिस्टमैटिक ऑर्डर में फंक्शन करे। इस चीज के लिए जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, और कंट्रोल की जरूरत होती है हमारे ऑर्गन्स को रिस्ट्रिक्ट करने की, ताकि वो कौन कौन से फंक्शंस नहीं कर सकते हैं, या किस फंक्शन को कितने बार कर सकते हैं, या किस फंक्शन को वो किस लेवल में कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी सबसे पहले जो हम लोगों की चर्चा होगी वो होगी एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। हालांकि जनरली मैं प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ाया करता हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एनिमल के अंदर कोऑर्डिनेशन सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, एंड देन आफ्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखी है। बच्चा लोग, अगर मैं कंपैरिजन करूं एनिमल को और प्लांट को, तो आप सभी लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि प्लांट्स और एनिमल का अगर आप मूवमेंट देखें, यानी अगर मूवमेंट के कंडीशन पे देखें, तो एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा मूवमेंट करते हैं, यानी इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। वाइल एज अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही कम, या यूं कहें कि मूवमेंट होता ही नहीं है। प्लांट के अंदर मूवमेंट के नाम पे सिर्फ एक ही मूवमेंट होती है, जिसका नाम होता है ग्रोथ मूवमेंट। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर और भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, जैसे कि नेस्टिव मूवमेंट हो लो, ट्रैफिक मूवमेंट ले लो, वो चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें कि एनिमल्स को आप देखेंगे, एनिमल्स बहुत चलता फिरता है, घूमता है, दौड़ता है, खाता है, फूड के सर्च में एक्टिविटी करता है, शेल्टर के सर्च में एक्टिविटी करता है। प्लांट इन चीजों को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है। दूसरी बात अगर मैं देखूं कि अगर एनिमल मूवमेंट ज्यादा करता है तो मूवमेंट की वजह से एनिमल की जो बॉडी होती है ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है, या फिर यूं कहें कि इसकी बॉडी जो होती है वो वेल डेवलप्ड भी होती है, वेल डेवलप्ड भी होती है। लेकिन प्लांट की बॉडी मूवमेंट कम करती है, इसलिए इसकी बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती है, साथ ही साथ मैं अगर ये भी कहूं कि इनकी बॉडी वेल डेवलप्ड भी नहीं होती है, यानी इनकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। एक और चीज, वेल डेवलप्ड कहने का सेंस ये नहीं है कि उनका ट्री में कन्वर्ट हो जाना वेल डेवलप्ड का पार्ट है। वेल डेवलप्ड का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे आप मिला के देखो कि अगर आपको खाना खाना है और खाना को डाइजेस्ट करना है, फिर डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करना है, एसिमिलेट के बाद एक्सक्रीट करना है, इन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन है, और उन ऑर्गन के द्वारा स्पेसिफिक चीजों को परफॉर्म की जाती है, तब जाकर के हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए भी ऑर्गन है, रेस्पिरेशन के लिए भी ऑर्गन है। लेकिन आप लोग अगर लाइव प्रोसेस ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा कि लाइव प्रोसेस में यह बताया गया है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। प्लांट पूरी बॉडी से ही रेस्पिरेशन करता है, लेकिन एनिमल के साथ ऐसा नहीं होता। एनिमल के पास एक स्पेशल ऑर्गन है नोज के नाम से। ये जो नाक है हमारे लिए रेस्पिरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन जाके कंप्लीट होता है, वो बात की है। लेकिन प्लांट्स के पास वो सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के पास स्टमक नहीं है, प्लांट के पास इंटेस्टाइन नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें हैं। एनिमल कहने का सेंस है ह्यूमन, फिश, एलिफेंट, कोई भी एनिमल आप जो भी मानते हो, सारे के सारे एनिमल जो होते हैं वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं।
तो एनिमल की बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, प्लांट्स की बॉडी मूवमेंट भी नहीं करती है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती है, वेल डेवलप्ड भी नहीं होती है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर प्लांट एनिमल्स जो है मूवमेंट ज्यादा करेंगे, अगर एनिमल्स की बॉडी कॉम्प्लिकेटेड होगी, अगर एनिमल्स की बॉडी में वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा, तो एनिमल को नीड ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर एनिमल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो ये बात भी सही है कि एनिमल उसको यूटिलाइज करने की भी कोशिश बहुत ज्यादा करेगा। अगर एनिमल की बॉडी में एनर्जी है यूटिलाइज करने के लिए, वो बहुत सारा फंक्शन करेगा, तो क्या ये बात सही नहीं है कि प्लांट के एनिमल के अंदर कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी वेल डेवलप्ड होगा? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? यानी कहने का सेंस ये है कि एनिमल की बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स वाई उसको फंक्शन ज्यादा करना है, दैट्स वाई वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, दैट्स वाई इन सभी चीजों की वजह से एनिमल का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। यानी प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको मैं शॉर्ट में ना CNC लिखता हूं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ही सिंपल वे में होता है। अच्छा, यहां तक में तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा चीजों को लेकर के आगे की तरफ चलता हूं। प्लांट के अंदर नहीं, पहले सॉरी, एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए दो चीजें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहला चीज अवेलेबल होता है एनिमल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एनिमल के अंदर हार्मोन सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है नर्वस सिस्टम, उसके बाद होती है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे, फिर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज एनिमल नर्वस सिस्टम। देखो भैया, बात ऐसी है कि एनिमल्स के अंदर एक बहुत बड़ा सेट ऑफ नेटवर्क्स होता है या सेट ऑफ नेटवर्क होता है जिसका काम होता है सिग्नल इशू करना। क्या करना? सिग्नल इशू करना। और ये सिग्नल इशू करके करता क्या है? इंटरप्ट करता है ह्यूमन फंक्शन को, या फिर कह सकते हो एनिमल की बॉडी में होने वाले फंक्शन को। यानी नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है, एक ऐसे सेल से बना हुआ नेटवर्क होता है जिसे बायो की लैंग्वेज में न्यूरॉन कहते हैं। यानी न्यूरॉन से बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है, जो हमारे फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स को इंटरप्ट करता है, उन्हें रोकता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है, उन्हें अलाउ करता है, परमिट करता है कि आप कोई फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। इस सिस्टम का नाम जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ नेटवर्क होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स पार्टिसिपेटेड होते हैं। यानी न्यूरॉन्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क के थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है, ध्यान रखता है और रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है, उन्हें परमिशन अलाउ करता है कि आप क्या करेंगे और क्या आप नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में ना हम लोग छोटी सी चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है कि हमारे यानी एनिमल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी का नाम होता है न्यूरॉन। ये एक तरह की सेल होती है, ठीक है ना? अगर आप न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो न्यूरॉन हमारी बॉडी का यानी किसी भी एनिमल बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। कैसा सेल होता है बच्चा लोग? सबसे लंबा सेल होता है। इससे लंबी सेल हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होती है।
दूसरा, ये नेचर वाइज ना बहुत ही पतला होता है, यानी ये बहुत ही थिनेस्ट सेल होता है, यानी बहुत ही पतला सेल होता है, यानी आप समझ सकते हो चपटा भी है और लंबा भी है, लंबा भी है और चपटा भी है। दूसरी बात, तीसरी बात और इंपॉर्टेंटली ये भी बात मैं कहूंगा कि न्यूरॉन जो होता है पतला होता है, लंबा भी होता है। तीसरी बात याद रखिएगा कि ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट में अवेलेबल होता है, सबसे ऊपरी हिस्से में अवेलेबल होता है, अपर पार्ट्स में अवेलेबल होता है। ये हमारी स्किन है ना, इस स्किन के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, स्किन के नीचे वाले सेक्शन में चिपका रहेगा हमारा न्यूरॉन्स। समझ में आ रही है बात ना? तो चलिए न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया, हमको ये सारी डायग्राम्स बोर्ड्स पे बनानी है, और जो बच्चे भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मेरी डायग्राम वाली जो सेक्शन है थोड़ी वीक है, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट लाइक अ परफेक्ट न्यूरॉन। सॉरी, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। This is the just a referral image by which you can understand the structure of a neuron. पहली बात मैंने ये बता दिया कि न्यूरॉन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, यानी किसी भी नर्वस सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट सेल भी, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अच्छा, न्यूरॉन के अंदर ना ये सबसे पहले आपने चीज देखी होगी, ये एंटीना जैसा स्ट्रक्चर। एंटीना जैसा स्ट्रक्चर, ये जो बाहर जैसा दिख रहा है ना, इस एंटीना जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है कि ये इंफॉर्मेशन को, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि मैं कोई न्यूरॉन होता, तो मैं जिस ऑर्गेन को हेल्प करके या जिस ऑर्गेन को यूज करके दुनिया की या बाहर की इंफॉर्मेशन लेता, उस इंफॉर्मेशन को लेने वाले ऑर्गेन या सेल का नाम क्या होता? डेंड्राइट्स होता। यानी न्यूरॉन के अंदर, जैसे आपने कॉकरोच देखा, कॉकरोच के पास ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को वो यूज करके ना पता लगाता है कि उसके सामने कोई चीज है कि नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट सामने प्रेजेंट है कि नहीं है, उसका डायरेक्शन कैसा है। जैसे कॉकरोच ये पता लगाता है, वैसे ही न्यूरॉन के पास ये जो एंटीना जैसा स्ट्रक्चर है, इस एंटीना जैसे स्ट्रक्चर को यूज करके न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। जब कोई भी, अच्छा ये सारे के सारे डेंड्राइट्स ही है, मतलब ये जितना आपको ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये तार जैसे स्ट्रक्चर, वायर जैसे स्ट्रक्चर, इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। अच्छा, जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये भेज देते हैं किसके पास? ये बीच में जो अवेलेबल है, इसका नाम है सेल बॉडी, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है साइटन। क्या नाम होता है? साइटन नाम होता है। डेंड्राइट्स ने डाटा को रिसीव किया और रिसीव करके किसके पास भेज दिया? सेल बॉडी के पास भेज दिया। किसके पास भेजा? सेल बॉडी। सबसे पहले डेटा कहां से रिसीव हुआ? डेंड्राइट्स के पास से। फिर कहां पहुंचा? सेल बॉडी के पास। अब जरा ध्यान से समझिए, सेल बॉडी बोले या साइटन, साइटन के पास एक न्यूक्लियस होता है। हालांकि इस न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है डेटा को ट्रांसफर करने में, लेकिन आपको तो पता है कि किसी भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस ही सारा फंक्शन कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, वैसे ही सेल की बॉडी में ब्रेन के काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो वैसे ही जब डेटा डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव हुए हैं, वो सारा का सारा डेटा किसके पास आता है? सेल बॉडी के पास आता है। अच्छा, एक चीज मैं बताता रहता हूं कि जो सेल बॉडी है या जो साइटन है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। और सी से एक वर्ड प्ले करूं तो सी से होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन हो जाता है डेटा का
रॉ डेटा का किसमें? इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में। याद रखिएगा कि जो हमारी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं, उन्होंने डेटा को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उस डेटा को कहां भेज दिया? साइटन ने भेज दिया। साइटन ने क्या किया? उस डेटा को लेकर के न्यूक्लियस की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में क्यों कन्वर्ट करना? इसलिए कन्वर्ट करना ताकि डेटा का ट्रांसफर जो है वो क्विक हो सके। अब एक बात बताओ, अगर आपके क्लास में किसी लड़के ने किसी दूसरे लड़के को थप्पड़ मार दिया, अब ये बात आपको पूरे शहर में बतानी है। अब ये इंफॉर्मेशन आप माउथ टू माउथ एक्सप्लेन करने लगे, यानी एक लड़के ने दूसरे लड़के को बताया कि अरे पता है तुमको, उस लड़के ने उस लड़के को मार दिया। अब वो लड़का किसी और को बता रहा है, फिर वो लड़का किसी और को बता रहा है। अब बताओ ये इंफॉर्मेशन पूरे शहर में पहुंचने में कितनी टाइम लग जाएगी? है कि नहीं है? लेकिन क्या हो जब मैं इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूं, यानी रॉ डेटा को इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट कर दूं, और कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे हर सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट कर दूं। क्या ये क्विकली सारे लोगों को ट्रांसमिट कर देगा कि नहीं कर देगा? मेरे प्यारे बच्चों, डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन लेके सेल बॉडी या साइटन को ट्रांसफर कर दिया। साइटन ने क्या किया? उस रॉ डेटा को कन्वर्ट कर दिया इन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, साइटन क्या करता है? उस इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को अपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रास्ता, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर देता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है एक्सॉन या एक्सॉन ट्यूब। ये एक्सॉन ट्यूब क्या होता है? एक्सॉन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक फैला होता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एक्सॉन? एक्सॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द नर्व्स एंड। आर यू गेटिंग इट? अब बात ऐसी है कि ये जो एक्सॉन होता है, इसका काम होता है कि इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट हुए हैं उसे आगे की तरफ ट्रांसफर कर देना या पास कर देना। लेकिन आप देख रहे होंगे कि साइड साइड में ना, यहां पे मैंने कुछ बनाया है, इससे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन शीथ के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि ये नेचर में ना स्पॉन्जी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। अच्छा, इनके स्पॉन्जी होने से क्या फायदा होता है? स्पॉन्जी होने से फायदा ये होता है कि अगर न्यूरॉन को कहीं बाहर से किसी तरह का इंजरी या शॉक फेस करना पड़े, झटका फेस करना पड़े, तो ये माइलिन शीथ उस सारा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तक कोई शॉक पहुंचने ही नहीं देते। अभी आप मेरे सामने ना एक बॉक्स पड़ा हुआ है। इस बॉक्स में देखो, यहां पे ना थर्माकोल शीट है और इसके बीच में कोई डिवाइस मैं प्लेस करके रखने वाला हूं। अगर मान के चलो कि मैं इसे गिरा दूं, इस बॉक्स को, माइक, मतलब मैं ना ये जो बॉक्स लिया हूं ये माइक वाला ही बॉक्स है मेरे पास। तो अगर मान के चलो कि मैंने इसमें माइक को रख दिया, माइक को रख के मैंने बॉक्स को पैक कर दिया और इसे गिरा दिया, क्या मेरे माइक को किसी तरह की इंजरी होने वाली है क्या? क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि ये जो थर्माकोल शीट है ना साइड साइड में, ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये स्पॉन्जी नहीं होता, हार्ड होता, तो इससे मेरा डिवाइस डिस्टर्ब हो जाता कि नहीं डिस्टर्ब हो जाता? मेरे प्यारे बच्चों, ठीक वैसे ही माइलिन शीथ जो होता है स्पॉन्जी होता है, और बिकॉज कि ये स्पॉन्जी होता है, ये इसके ऊपर आने वाले हर इफेक्ट को, इंजरी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका असर कम से कम पड़ने देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के यहां एक सर्कुलर डायग्राम बनाया है, इसका नाम होता है एक्सॉन बल्ब। क्या नाम होता है? यानी कि एक्सॉन उस डेटा को लेके आता है और एक्सॉन बल्ब को ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है? एक्सॉन बल्ब को ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, एक्सॉन बल्ब के पास ना यहां पे कुछ नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इस नेटवर्क वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है नर्व एंडिंग। क्या होता है? नर्व एंडिंग। अच्छा, यहां पे दो चीज है। यहां पे ना एक धागा जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, एक सीधी लाइन बनाई है, और यहां पे एक डॉट बनाया है। इस डॉट का नाम होता है नोड ऑफ रेनेवियर। नोड ऑफ रेनेवियर।
रेनेवियर नोड एक जंक्शन की तरह होता है। मेरा हाथ जंक्शन है और इसमें ये मुट्ठी आके फंस रही है, जंक्शन फोल्डर की तरह है और इसके अंदर कुछ भी आके स्टक हो सकता है। समझ में आ रही है बात ना? लेकिन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या बोलूंगा? नर्व एंडिंग बोलूंगा। आर यू गेटिंग इट? नर्व एंडिंग क्लोज्ड विथ नोड ऑफ रेनेवियर। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, डेटा आया एक्सॉन से, एक्सॉन से डेटा कहां पहुंचा? एक्सॉन बल्ब में, बल्ब से कहां पहुंचा? नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से कहां पहुंचा? नोड ऑफ रेनेवियर पे। कहां पहुंचा? नोड ऑफ रेनेवियर पे। अच्छा, बात ऐसी है कि नोड ऑफ रेनेवियर जो है जहां पे समाप्त होता है वहां पे दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। यानी एक डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन जहां खत्म होता है उसके आखिरी से एक दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? दूसरा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। जहां पे दूसरा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है किसी दूसरे न्यूरॉन का, वहां पे एक छोटा सा गैप होता है और उसी गैप को साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? तो आज के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया। इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में कहानी मैं कल लेके आने वाला हूं। आज सिर्फ मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको बताया और इसके फंक्शन के बारे में छोटी मोटी जानकारियां दी। अगेन मैं इस चीजों को स्टार्ट किया हूं दोबारा से, तो इट टुक टाइम टू कम इन फ्लो। कुछ चीजें थोड़ा और टाइम लेंगी तब जाकर के फ्लो अप में आएंगी। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा। जैसे एक नॉर्मल क्लासेस चलती हैं वैसे क्लासेस मैं इस पे आकर के लिया करूंगा, और ये बात भी श्योरली कंफर्म रहेगी कि मैं ये क्लासेस सेम इसी टाइम के लगभग में अपलोड किया करूंगा। अगर आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखते हैं तो आपकी सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी थ्रू दिस वीडियोस। एक और चीज, मैं आप लोगों के लिए आज का एक होमवर्क भी प्रोवाइड करके जाता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं बगैर होमवर्क तो हिलता नहीं हूं। तो होमवर्क ये आज का रहने वाला है कि आप लोग एक न्यूरॉन की फोटो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, आप लोगों को ना एक अच्छी सी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। किसकी? न्यूरॉन की डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है ना? फिर मैं इसके आगे की कहानी को लेकर के कल आपके बीच में प्रेजेंट रहूंगा। याद रखिए, आप बिल्कुल चीजों को समझ पाएंगे और आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। और हाँ, एक और चीज, बाकी क्लासेस के बच्चे जैसे कि क्लास 9 के बच्चे और क्लास 8 के बच्चे, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए भी वीडियोस कल से ही प्रोवाइड करने वाला हूं। आज सिर्फ स्टार्टिंग है, अच्छा दिन है, तो मैंने आज से ही शुरुआत कर दिया। लेकिन मैं बाकी की क्लासेस भी कल से पक्का और 100% तौर पे अपलोड करूंगा ही करूंगा। इसमें कोई कोताही नहीं बढ़ती जाएगी। और लेट के लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज से बिल्कुल ये चीजें रेगुलर हो गई, कंटिन्यू हो गई और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। चीजें धीरे धीरे फ्लो पे आएंगी और चीजें धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान और चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड लक।